हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी बुक जो है दोस्तों गोधुली जिसका नाम है, उस बुक का दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 जो कि 20 के दांत कहानी है। इस कहानी का यहाँ पे वन शॉट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे ये स्टोरी फुल पढ़ाऊंगा, मतलब एक एक करके यहाँ पे जितने भी इसमें जैसे बुक में जितने भी लॉन्ग ये स्टोरी है उन सभी को वन बाय वन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो राइटर है इनका नलिन बिलोचन शर्मा, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। उसके जीवनी जैसे वाउट जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो हाईलाइटेड जैसे यहाँ पे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, वो सारा को हाईलाइट भी किया गया हमारे पास। उसके बाद जैसे यहाँ पे इसका जो जैसे अबाउट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इनके अबाउट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू भी इसी वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। आप लोग को साथ ही साथ पढ़ाएंगे और एमसीक्यू भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब हमारा एमसीक्यू ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे पास जो यहाँ पे इसका स्टोरी स्टार्ट होता है जो 20 के दांत, वो स्टोरी आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी आप लोग को बताऊंगा, यहाँ पे वन बाय वन सारा कुछ पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पेज में स्टोरी आप लोग को पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आप लोग को यहाँ पे जो ये पढ़ाया गया अभी 2 पेज उसके रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होगा फिर से स्टोरी जो बाकी रहेगा वो स्टोरी पढ़ाएंगे। इस हिसाब से मैं आप लोग को दोस्तों यहाँ पे पढ़ाते जाऊंगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर्स भी साथ ही साथ देते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जिससे आप लोग को याद करने में काफी इजी होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर्ली यहाँ पे वन बाय वन बताऊंगा, इसे यहाँ पे पढ़ाऊंगा। साथ ही आपसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा और जब वीडियो एंड होगा उस समय लघुत्तरीय प्रश्न वगैरह जो आते हैं वो सारा का भी आंसर्स आप लोग को बताया जाएगा इसी वीडियो में। एक ही वीडियो दोस्तों आप लोग को कंप्लीट देखना, पूरा कहानी आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ पढ़ाया जाएगा। ये वन शॉट वीडियो होने वाली दोस्तों क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है दोस्तों, कक्षा 10th का यहाँ पे बिहार बोर्ड का उसका हिंदी बुक का यहाँ पे चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। यदि आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके चैप्टर 1 भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 का वीडियो दोस्तों इस बार से मैंने बताया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जिस वीडियो में मैंने यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट देखते हैं यहाँ पे जो वन शॉट वीडियो एक तरह से है जो कि हमारे पास चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, तो इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसमें कि वन शॉट में मैंने यहाँ पे पूरा जो इसका निबंध है वो पढ़ाया, उसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह भी कंप्लीट करवाया। तो आप बेशक उस वीडियो को हमारे इस चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए हमारा जो आज का चैप्टर है यहाँ पे जो 20 के दांत एक कहानी है जो कि गोधुली पुस्तक जो कि हमारा क्लास 10th का यहाँ पे हिंदी बुक है दोस्तों, उसका यहाँ पे जो कहानी है उससे कंप्लीट आज मैं सबसे पहले जो हमारा राइटर है इनका उसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट में क्या जो राइटर के बारे में यहाँ पे अबाउट है दोस्तों, 2 पेज का ये टोटल हमारे पास है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। इसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे उससे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका अधिक टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेशक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 10th 11 12 क्लास 9 सारा का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है विद ऑल सिलेबस, ठीक है। जितने भी जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत जितने भी आप लोग का बुक्स होते हैं उन सभी का तैयारी कंप्लीट इस चैनल पे करवाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो सब भी इस प्रकार से जैसे यहाँ पे पढ़ सके और एक ही वीडियो में वन शॉट में यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट कर सके, एमसीक्यू से लेकर यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न वगैरह और यहाँ पे जितने भी स्टोरी है निबंध उन सभी को अभी यहाँ पे एक साथ कंप्लीट कर सके, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है मैंने इस पर से बताया, अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाऊंगा और जस्ट आप लोग को जब एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा तो आप लोग को याद करने में काफी इजी होगा और आप लोग को जल्दी जल्दी याद भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक साथ ही सारा कुछ आप लोग को कंप्लीट करवाते जाऊंगा। सबसे पहले चलिए यहाँ पे जो हमारा ये स्टोरी है 20 के दांत, जिसका कि राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है राइटर? नलिन बिलोचन शर्मा इनका राइटर है। और इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो स्टोरी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, और जन्म कहाँ पे हुआ ये भी देख लेते हैं। ये पटना के ही रहने वाले हैं, बिहार के पटना के ही रहने वाले हैं। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। तो ये जन्म इनका जो हुआ था वो फरवरी में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ? तो पटना के बद्रघाट में हुआ था, ठीक है। ये सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना, क्योंकि अभी मैं जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो सारा प्रश्न का ये जो है जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारा आप लोग के पास अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आप लोग को ध्यान रखना,
उसके बाद देखते हैं जन्म जाना, ये कौन थे, जिससे कौन सा भाषी थे, तो ये भोजपुरी भाषी थे। मतलब इनका जो जहाँ जन्म हुआ था, इनके माता पिता का जो मातृभाषा जिसे कह सकते हैं वो भोजपुरी भाषी थे ये, ठीक है। उसके बाद वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे और महापाध्याय यहाँ पे जो पंडित रामावतार शर्मा है उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके पिताजी का क्या नाम था, यहाँ पे आप लोगों को देखना है, रामावतार शर्मा जो है इनके इससे पिताजी का नाम हुआ, ठीक है। और उसके बाद इनके माता का नाम क्या था, तो यहाँ पे देखिए रत्नावती शर्मा, इनके माता जी का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो नलिन विलोचन शर्मा जी का माता जी का क्या नाम हो गया, यहाँ पे रत्नावती शर्मा, ठीक है। और उनके व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में पिता पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। उनके पिता जो थे वो पंडित एक तरह से था, पांडित्य थे, जिसके कारण यहाँ पे उनका जो प्रगतिशील दृष्टि में काफी जिसे उसका भूमिका रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे, उनके स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेज, ठीक है, कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। कौन सा कॉलेज से, यहाँ पे पटना कॉलेजिएट स्कूल, यहाँ पे ये शायद स्कूल का नाम है, तो उससे हुई थी। और पटना के विश्वविद्यालय में जिसे उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था, ठीक है। वो कौन से सब्जेक्ट में एमए किए थे, तो संस्कृत और हिंदी में किए थे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इस तरह से, नलिन विलोचन शर्मा जी के जिसे जो उनका जिससे जो एमए किए थे वो किस सब्जेक्ट में किए थे, तो संस्कृत और हिंदी में किए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज और आर रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे हुए, ठीक है। ये जितने भी कॉलेज आप लोग को दिख रहे होंगे इन सभी में प्रधानाध्यापक ऑलरेडी रह चुके हैं। और सन 1959, ये भी आप लोग को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, ठीक है। जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए वो कौन से कॉलेज के, तो पटना विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और उनका मृत्यु पश्चात, मतलब जब उनका मृत्यु हुआ, कब मृत्यु हुआ था, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर वो बने हुए, ठीक है। जैसे जब उनका मृत्यु हुआ उस टाइम पे वो उस पद पे आश्रित थे, मतलब वहां पे बने हुए थे उस पद पर, उसी टाइम उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी कविता में प्रवाद के प्रवर्तक, ठीक है, और नई शैली के आलोचक नलिन जी का, ठीक है, जो नलिन विलोचन शर्मा जी का रचना है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दृष्टिकोण, किनका रचना है, नलिन विलोचन शर्मा का। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग याद रखना दृष्टिकोण। फिर साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास की विशेषताएं, प्रेमचंद और साहित्य तत्व और आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक यहाँ पे ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, ठीक है, कहानियां संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ व्यंग संग्रह नकेन के प्रपद और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, ठीक है। ये तो एक शायद इतना लंबा नेम है, जितना ये देखते हैं यहाँ पे कॉमा यहाँ पे, तो ये जो इतना लंबा ये एक ही नेम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री और स्मारक ग्रंथ, ये भी एक देखते हैं यहाँ पे ग्रंथ है जो कि इतना लंबा इसका नेम है। और संत परंपरा और साहित्य, ठीक है, आदि संपादित ग्रंथ है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ वगैरह जो रचना है वो कुछ बार से जिनका के नेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है कभी कभी, एक तो यहाँ पे दृष्टिकोण पूछा जाता है किनके द्वारा लिखा गया, फिर साहित्य का इतिहास, फिर मानदंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे आप लोग को पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से ही हुआ था। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो उनके आलोचक है, जैसे यहाँ पे प्रयोगवाद, जिसे आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कब हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के कविताओं से ही हुआ था, ऐसा उनके आलोचकों का कहना है, ठीक है। वे कथ्य शिल्प, ठीक है, कथ्य शिल्प भाषा का आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे, ठीक है। ये जो भाषा है कथ्य शिल्प, उसके यहाँ पे लेखक थे। उसके बाद क्या, उसमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा, ठीक है, निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। तो कुछ पार्ट से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आप लोग को जरूरी है, तो बेशक आप इसको भी मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे वो मैं आप लोग को बताता जाऊंगा, फिर वही आप लोग याद रखिए, तो आप लोग को एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते यहाँ पे ये हो गया समर्थन रहा। आलोचना की उसकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों का, ठीक है, नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुआ है, ठीक है। तो कुछ पार्ट से फिर यहाँ पे देखिए यह कहानी है विष के दांत, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह नामक कहानी संग्रह से ली गई, ठीक है, अन्य कहानियां
नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। जो ये कहानी है वो जिस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इसमें ऊंच नीच वगैरह दिखाया जाएगा, यहाँ पे जैसे छोटी जाति बड़ा जाति, एक तरह से जो अधिक कमाता है जो कम कमाता है उसी के बारे में यहाँ पे कहानी है। तो ये एक तरह से यहाँ पे सामाजिक मनोवैज्ञानिक को भी दर्शाएगा और ये मध्यम वर्ग के अनेक यहाँ पे जो अंतर्विरोध को उजागर करेगा। अंतर्विरोध मीन्स क्या हुआ, जो हमारे समाज में यहाँ पे ऊंच नीच का भाव रहता है इस प्रकार से, तो उन सभी को ये उजागर करेगा इस कहानी में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे देखते हैं आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर की एक और सेन साहब, जैसे ये जो मध्यम वर्ग के जो भीतर के एक और यहाँ पे सेन साहब है, जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद और कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। ठीक है, मतलब इसमें लिंग भेद भी करेंगे, जैसे लड़का लड़की का बीच में भेदभाव होगा, फिर कुसंस्कार में जिसको कोई संस्कार नहीं उस पार से यहाँ पे छिपाए हुए हैं, जो कि कौन है, तो यहाँ पे सेन साहब है। और दूसरी ओर गिरधर जैसे, ठीक है, नौकरी पेशा निम्न वर्ग, ये कौन हुए, जो मध्यम वर्ग एक है, यहाँ पे मध्यम वर्ग का है, जो सेन साहब है मध्यम वर्ग का, और जो यहाँ पे गिरधर है वो नौकरी पेशा निम्न वर्ग के, ठीक है, निम्न मध्यम वर्गीय। देखिए यहाँ पे निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, व्यक्ति की श्रेणी है जो कि अनेक तरह की थोपी गई बंदिश के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी के साहस, ठीक है, के साथ यहाँ पे बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। मतलब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहादुरी के साथ यहाँ पे संघर्ष करता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, उसके आक्रामक स्वार्थ की छाया है। पहले हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनगी पेश करती है। ठीक है, तो ये कहानी कुछ पार्ट से यहाँ पे, इसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा रियल एक्चुअल कहानी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एमसीक्यू वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो एमसीक्यू का जो आंसर देना है दोस्तों, वो किस पार्ट से सबसे पहले आप लोग को देना है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टोटल कितने प्रश्न है। हर पेज में यहाँ पे 6 प्रश्न आप लोगों के पास यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में भी हमारे पास कितना 6 प्रश्न है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, मतलब वीडियो को रोकिए, उसके बाद जैसे मैं आंसर बताऊंगा उससे पहले, जैसे मैं अभी आंसर आप लोग को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को रोकना है। और जैसे यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का हमारा जो आंसर मान लीजिए, एक तरह से यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा, फिर 2 नंबर का जो भी आंसर रहेगा, फिर 3 नंबर का जो भी आंसर रहेगा, 4 नंबर का जो भी आंसर रहेगा, 5 का जो भी आंसर होगा एंड 6 का। तो जो भी आंसर होगा इसका उसे कमेंट सेक्शन में कुछ बार से लिखिए। जैसे मान लीजिए इसका ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका डी, फिर ए बी, इस तरह से जो भी इसका आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इससे क्या बेनिफिट होगा सबसे पहले वो समझ लीजिए। जब आप लोग खुद से इसका आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो वो आप लोग को लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा आंसर। और यदि आप लोग डायरेक्ट सिर्फ देखेंगे, आप लोग खुद से कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम में हो सकता है वो आंसर भूल जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए खुद से सारा कुछ करने का। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को जो तरीका भी बताया, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस प्रकार से कमेंट सेक्शन में जो भी, जैसे 1 का जो भी आंसर होगा, बी का जो भी आंसर होगा, उसे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताइए। ठीक है, तो उससे आप लोग को याद करने में काफी इजी होगा और आप लोग को सारा आंसर याद भी होगा। बाकी जो आप लोग नहीं जानते हैं उसका तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा ही, तो फिर आप लोग सीख जाइएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म कब हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वो है यहाँ पे नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो क्या यहाँ पे 12 सितंबर 1916 का हुआ? नहीं, 12 सितंबर 1961 को नहीं, और 18 फरवरी 1915 में हुआ, या फिर 18 फरवरी 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देखते हैं आप लोग को, मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ टाइम पहले, 18 फरवरी 1916 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो पटना के बद्रघाट में हुआ। ठीक है, तो यही सारा पॉइंट्स को जितने मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। जैसे इनका माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनका जो जैसे पटना 1959 में पटना के विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं वो सारा, तो ये सारा देखते जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उन सभी को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट इसीलिए किया था, जिससे कि आप लोग को जब अभी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूं तो आप काफी इजीली इसके आंसर्स दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 से। फिर सेकंड प्रश्न हमारे पास क्या, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, पटना के बद्रघाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो राइट हो जाएगा। फिर देख सकते 3 नंबर में नलिनी लोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? तो आप लोग को पता होगा, जस्ट मैंने आप लोग को ये भी बताया था। यहाँ पे इनका माता का नाम क्या है, तो यहाँ पे रत्नावती शर्मा इनका माता जी
पिताजी का नाम हो जाएगा, बाकी ये जितने भी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो भी राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 4 नंबर में उनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप लोग को पता होगा, अभी जस्ट मैंने इसका भी आंसर बताया था आप लोग को। यहाँ पे महापध्याय पंडित रामात्वर शर्मा, ठीक है। यहाँ पे इनके पिताजी का नाम हो जाएगा, बाकी सारा रॉन्ग हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग को नहीं देगा डायरेक्टली, तो इसीलिए ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। मैं चाहता तो आप लोग को ऑप्शन बताता फिर आंसर बताता, तो वो काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोग को वीडियो पॉज करने के लिए बोला। वीडियो को रोकिए और आप लोग आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, बाकी जो इसका राइट आंसर है वो तो मैं भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। फिर 5 नंबर में क्या, नलिन विलोचन शर्मा ने एमए किस विषय में किया था, तो क्या वो संस्कृत और हिंदी में किया था, या फिर दर्शन और अंग्रेजी, या हिंदी और इतिहास, या मनोविज्ञान और दर्शन। तो ये तीनों आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत और हिंदी। अभी जस्ट मैंने आप लोग को इसका भी दिखाया था, मैं आप लोग को अगेन दिखा देना चाहता हूँ। देख यहाँ पे उन्होंने कौन सा विषय में किया था, संस्कृत और हिंदी में वो एमए किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सारा हाईलाइट करके रखा। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, जो मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ को भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, बेशक वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो। बाकी आप चलिए, हमारे पास 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, वे सन 1959 में किस पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो वो कौन से पद पे थे, तो क्या वो जो आरा कॉलेज है उसमें प्रधानाचार्य थे, नहीं थे। क्या वो कुलपति रांची विश्वविद्यालय के थे, नहीं। और क्या वो हिंदी अकादमी के सचिव थे, वो भी नहीं थे। तो हिंदी विभाग अध्यक्ष के पटना के विश्वविद्यालय में थे, ठीक है। हिंदी विभाग का जो अध्यक्ष है वो थे, और वो कहाँ थे, तो पटना के विश्वविद्यालय में थे, ठीक है। अब चलिए, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में, उनकी मृत्यु कब हुई थी। अभी जस्ट आप लोग को मैंने इसका भी आंसर बताया था, उनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे, जिसे यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। जो को का है 18 फरवरी 1961, 12 सितंबर 1961, या फिर 18 फरवरी 1961 या 12 सितंबर 1961, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, सॉरी 1959, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 सितंबर 1961 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आंसर से आप लोग को दिखा देता हूँ, जो सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं जो इनका लिखा हुआ था 12 सितंबर 1961 में इनका देखते निधन हुआ था। यहाँ पे आप लोग को अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले ये सारा पढ़ाया, तो यही आप लोग को बेनिफिट होता है दोस्तों, साथ में पढ़ाओ और साथ में जो इसका एमसीक्यू वगैरह करवाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को साथ ही साथ सारा कुछ करवाते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इस पे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, नलिन विलोचन शर्मा किस आंदोलन या किस धारा के प्रवर्तक यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या इसका प्रगतिवाद यहाँ पे राइट आंसर होगा, नहीं। यहाँ पे छायावाद ये भी नहीं, प्रयोगवाद ये भी नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रपंचवाद जो है उसके यहाँ पे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा डाउट है इसमें, देखिए यहाँ पे प्रगतिवाद भी हो सकता है यहाँ पे, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे प्रगतिवाद या प्रपंचवाद, ठीक है। ये दोनों में ही यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा था, यहाँ पे देखिए प्रगतिवाद भी एक जगह दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रयोगवाद, सॉरी प्रगतिवाद नहीं, प्रयोगवाद, यहाँ पे प्रयोगवाद के भी यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो प्रयोगवाद भी हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे प्रपंचवाद जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर का हमारे पास क्या, उनके आलोचनात्मक ग्रंथों में से कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जो उनका जो आलोचनात्मक जो ग्रंथ है टोटल यहाँ पे, तो उसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या विष के दांत या मानदंड या अनेक दो या अनेक के प्रपंच, ठीक है। तो मानदंड भी इन्हीं का रचना है, और जो सॉरी ग्रंथ है, और विष के दांत तो ये कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका आंसर खो हो जाएगा मानदंड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मानदंड इसका यहाँ पे रचना था, अभी जस्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास और मानदंड है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके रचनाएं हैं कुछ पार्ट से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है इसका मानदंड 9 का खो, 9 का खो, यहाँ पे देखते हैं 9 का मानदंड, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 10 नंबर में, उनकी कहानियों में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से उभर कर आता है, ठीक है। कौन सा तत्व यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या इससे रोमांटिकता आती है, नहीं। भक्ति भाव आता नहीं, हास्य रस आता नहीं, तो क्या मनोवैज्ञानिकता जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर में विष के दांत तथा अन्य कहानियां किस कहानी संग्रह से ली गई, तो क्या वो प्रेमचंद से ली गई, नहीं। क्या वो सॉरी यहाँ पे किसने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह किसका कहानी संग्रह, ठीक है। किसका है मतलब किसने लिखा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या यह प्रेमचंद का है, नहीं है। क्या ये रामात्वर शर्मा का, ये भी नहीं है। क्या हरप्रदास का, ये भी नहीं है, ठीक है। रामात्वर शर्मा तो नलिन विलोचन शर्मा का पिता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नलिन विलोचन शर्मा, इसके जो राइटर है वो नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। फिर कहानी में मध्यम वर्ग का कौन सा अंतर विरोध उजागर हुआ है, ठीक है। मध्यम वर्ग का जिससे कौन सा अंतर विरोध यहाँ पे उजागर हुआ उसके बारे में पूछा रहा है। तो क्या आर्थिक और सामाजिक, या फिर धार्मिक और राजनीतिक, या फिर दार्शनिक और सांस्कृतिक, या फिर साहित्यिक और धार्मिक, ठीक है। तो ये तीनों आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक का यहाँ पे इसके में बताया गया, ठीक है। अब चलिए हमारे पास यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे 12 का यहाँ पे देखिए 12 का को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हमारे पास 13 नंबर का है, तो इसका आंसर तो वैसे बगल में दिख जाएगा, बट फिर भी आप लोग बिना आंसर देखे यहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कहानी में सेन साहब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, तो क्या वो निम्न मध्यम वर्गीय संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं या महत्वाकांक्षी उच्च मध्यम वर्ग? तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी उच्च मध्यम वर्ग यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान वगैरह का तो नहीं है। और जो निम्न मध्यम वर्गीय है तो इसका गिरधर लाल यहाँ पे कहानी में जैसे किरदार निभाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 14 नंबर में क्या है, कहानी में गिरधर लाल किस वर्ग से संबंधित है? तो क्या वह उच्च वर्ग से है? नहीं, ये निम्न मध्यम वर्ग से है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। फिर 15 नंबर, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो क्या धार्मिक आस्था पर का महत्व नहीं, सामाजिक समानता और मानव अधिकार का रक्षा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट हमारे पास देखते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे जितने भी आंसर सीधे आप कोई मैच करना चाहे आप बेसिक यहाँ से मैच कर सकते हैं। सारा का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए बिना आंसर देखे यहाँ पे सभी का आंसर देने का, तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आपका अधिक टाइम ना लेते हुए सबसे पहले यहाँ पे 20 का दर्द जो हमारे पास स्टोरी है, जिसको कि यहाँ पे नरेंद्र विलोचन शर्मा जी ने लिखा है, तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 2 पेज सबसे पहले स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेन साहब की नई मोटर कार, ठीक है, बंगले के सामने बरसाती में खड़ी काली चमकती हुई। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सेन साहब की जो क्या है वो मोटर कार है, ठीक है, वो भी न्यू मोटर कार है, जो कि कहाँ खड़ी है, तो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी हुई है, ठीक है। और इसका कलर कौन सा ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पे देखिए कौन से कलर के है, तो काली कलर के, ठीक है, ब्लैक कलर के है। और ये स्ट्रीम एंड जैसे कोयल घोंसले में कब, जैसे यहाँ पे घोंसले में कि कब उड़ जाए, ठीक है। आप इस बार से बताया गया कि एक तरह से ये न्यू स्ट्रीम एंड है कि जैसे कि कोयल घोंसले में और कब उड़ जाए, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 रुपीज में आई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ध्यान देने वाला बात है क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसका प्राइस सबसे पहले देखते हैं 7,500 में है, और ये बिल्कुल न्यू मॉडल है। और जो सेन साहब उनको इस कार पे गर्व है, एक तरह से, ठीक है, नाज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो कलर है वो काला रंग है, यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था ब्लैक कलर का है। यहाँ पे काला रंग की चमक ऐसी कि आप अपना मुंह देख लो, जैसे इस जो कार है उसका कलर इस प्रकार से, उसका जो चमक इस प्रकार से कि उसमें आप अपना मुंह भी देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी में बताया गया कहीं पर देखिए, यहाँ पे कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सॉफर की सामत ही समझो। अगर यहाँ पे जैसे जो कार है उसमें अगर थोड़ा भी दाग धब्बा दिख जाए तो जो क्लीनर और सॉफर है उसका एक तरह से सामत ही समझो, इस तरह से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। जो मेम साहब वो सख्त जैसे एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं या फिर ताकीद दे चुके हैं जो क्लीनर और सॉफर है उसको, कि जो खोखा खोखी है, ठीक है, वो कार के आसपास भी ना भटक पाए। अब खोखा खोखी कौन है ये भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ पे खोखा और खोखी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों का यहाँ पे नेम है। खोखा खोखी जो है ये सेन साहब का खोखा जो है एक पुत्र है और खोखी जो है ये पुत्रियां हैं उनकी, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 पुत्रियां हैं, 5 बेटियां हैं। उसी के अभी जैसे डिफरेंस है जो मैंने बोला था लिंग भेद जो दोनों में अभी बताएगा, तो यहीं पे अभी आगे स्टोरी में आप लोगों को सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किस पार्ट से लिंग भेद होता है, पढ़ाई लिखाई में किस तरह से डिफरेंसेस होता है, वो सारा भी बताऊंगा। बट यहाँ पे देखिए जो खोखा खोखी है, यहाँ पे खोखा का जो नाम है वो कासू है और जो खोखी का नाम है वो यहाँ पे 5 टोटल लड़कियां, तो पांचों का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, ठीक है, जो 5 लड़कियां वो काफी सुशील है, मतलब सुंदर है, दिखने में अच्छी है। बट यहाँ पे 5-5 ठारो और 100 भी लड़कियां, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया 5-5 है लेकिन वो सारी की सारी लड़कियां, इस तरह से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ताबीज और तमीज की तो जीती जागती मूरत यहाँ पे है, ठीक है, जीती जागती मूरत ही है, ठीक है, मतलब ताबीज और तमीज एक तरह से या फिर जैसे एक तरह से बात मानने वाली लड़कियां सभी उसी का बताया कि जीती जागती मूरत है, जो भी बोल दो वो उसको आराम से मान लेती है, ठीक है, ताबीज और तमीज के साथ। फिर यहाँ पे देखिए मिस्टर और मिसेस सेन ने उसे क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए यह जरूर सिखाया, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और 2 नंबर वाले में भी आता है कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन ने लड़कियों को क्या सिखाया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को पूछा जाएगा, तो वहां पे आप लोग को ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए ये बताया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत अच्छे से उनको बताया गया, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना। फिर यहाँ पे देखते हैं इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस जैसे लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। यहाँ पे देखिए बताइए जो लड़कियां हैं वो कठपुतलियां, कठपुतलियां क्या होती है आप लोगों को पता होगा, अगर गाँव में आप लोग रहते होंगे तो आप लोग को जैसे वहां पे कठपुतलियां क्या होती है जो हाथ से नचाता है ना गुड्डा गुड्डियों को, उसे कठपुतलियां जिस पर से नचाती है। तो कठपुतलियों का पहले खेल चला करता था जब टीवी वगैरह नहीं था उतना, तो उस टाइम पे ये काफी पॉपुलर था कठपुतलियों वाला। अभी तो नॉर्मली नहीं दिखता है लेकिन हम लोग भी पहले काफी टाइम पहले जैसे यहाँ पे इसको स्टार्टिंग
में जो छोटे थे उस टाइम पे देखते थे, अभी तो ये सारा नहीं दिखता। तो यही यहाँ पे बताइए कठपुतलियां ही एक तरह से, जिसे जो उसको बोला जाएगा वही करेगी, जिसे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी पे वो लोग कठपुतलियों की तरह बस उसका इंस्ट्रक्शन को मानते जाएगी यहाँ पे। और जो उनके माता पिता है उसको इस बात पे नाज भी है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कठपुतलियों की तरह काम करती है, ठीक है। उस पे फिर यहाँ पे देखिए, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लड़कियां हैं वो खेलती कूदती भी है, दौड़ती भी है, सब कुछ करती है, ठीक है, लेकिन वो कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। लेकिन वो खेल कूद करती है लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करती है। और उनको बताया गया उनके माता पिता के द्वारा कि ये उनके सेहत के लिए काफी जरूरी है, मतलब अच्छी चीज है, ठीक है, ये उनको बताया गया। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि उन्हें सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किसी ने किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो अपने फेस पे इस तरह से स्माइल ला सकती है, फेस में इस तरह से भाव ला सकती है कि अगर कोई लड़कियां, जैसे तारिकाएं में इसको आया हुआ, उसके सोसाइटी का उसके फ्रेंड वगैरह जो लड़कियां हैं वो भी अगर उनसे कुछ सीखना चाहे तो बेशक सीख सकती है, ठीक है। लेकिन आज तक इतने दिनों में उस जो ये लड़कियां पांचों सेन साहब की जो पुतलियां, उनको आज तक किसी ने खिलकारी मारकर, मतलब जो हा करके जो हंसता है खिलकारी मारकर, उस तरह से हंसते हुए किसी ने उसको आज तक नहीं देखा है, ठीक है। उसके बारे में बताइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सेन परिवार के मुलाकाती रथ के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जो सेन साहब के मुलाकाती रथ, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेन साहब के दोस्त वगैरह थे मुलाकाती, जिससे रथ क्विज हुआ कि उसके पड़ोसी वगैरह जो है वो अपने जैसे लड़कों को बोलते हैं कि एक तुम लोग हो और एक जो हमारे सेन साहब है उनकी लड़कियां, मतलब एक तरह से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को और उनके बच्चों को, ठीक है, सेन साहब के बच्चों को। वो कौन करते हैं कंपेयर, तो जैसे कंपेयर कौन करते हैं, जो सेन साहब के मुलाकाती रथ के मतलब उसके जो पड़ोसी वगैरह वो सारे इसको कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को सेन साहब के बच्चों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं गाली का भी यूज हुआ। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। ये कौन बोल रहे हैं, जो सेन साहब के मुलाकाती रथ के मतलब जो पड़ोसी वगैरह वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या, तुम लोगों के वजह से घर में कुछ रहने, जिससे कुछ सही से रह ही नहीं सकता। इस पार से बताया गया, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा, खास खतरा नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया गया जो सेन साहब के पांचों लड़कियां, जिससे 5 लड़कियां, फिर भी उनसे उसके मोटर कार को कोई खतरा नहीं है। तो खतरा किससे, यहाँ पे आप लोग देखते हैं, लेकिन खोखा भी तो है, यहाँ पे बताया गया लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है, या नहीं की, ठीक है। यहाँ पे या नहीं कि मिसेज से सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब ने सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने की क्या बात है, छोड़िए। जैसे यहाँ पे क्या बताया, इससे गाड़ी को जो खतरा हो सकता है वो खोखा से ही हो सकता है, और खोखा क्या है, जैसे बुढ़ापे का सहारा है एक तरह से, जो मिसेज सेन और मिस्टर सेन है, तो उन दोनों का बुढ़ापे का सहारा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जैसे इसके कोई ताल्लुकात का हालत को नहीं लगता, क्योंकि जो सेन साहब है वो अभी बिल्कुल भी जैसे बूढ़े देखने में नहीं लगते, इसलिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मानने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ, जैसे आविर्भाव मीन्स क्या हुआ, किसी उनका जन्म तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी, ठीक है। जैसे मिसेज सेन और मिस्टर सेन को इसका कोई उम्मीद नहीं था, उस टाइम पे उनका जन्म हुआ था खोखा का, ठीक है। इसके बारे में बताया गया, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, ठीक है। खोखा अपने जो नियम है, जीवन के नियम, उसका अपवाद था, और अपने घर के नियमों का भी अपवाद था। अपवाद मीन्स क्या हुआ, जो नहीं बोला जाए वही करना, अगर तुम बोलोगे कि ये नहीं तोड़ो तो उसी को तोड़ना, तो इस प्रकार से अपवाद मीन्स हुआ कि जो नहीं करना चाहिए वही वो करेगा, तो वो उस चीज में अपवाद है। जबकि उनके जो बेटियां हैं वो इस तरह से कोई शरारत नहीं करती, लेकिन खोखा करता है शरारत, तो उसी को बताएगा, उसके घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है खोखा से हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे इस पार से प्रश्न वगैरह आ सकते हैं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यहाँ पे देखिए 5 नेम टोटल आप लोग को यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप लोग देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियां का नाम है। आप लोग यहाँ पे देख लेना 1 2 3 और ये रहा 4 और ये रहा 5, ठीक है। ये 5 नाम आप लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। घर में अलग नियम थे, जिससे जो यहाँ पे है बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती के लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए 5
हुई थी, ठीक है। खोखा के लिए अलग नियम थे, वो यहाँ पे बताया गया कि उनके लिए अलग शिक्षा थी, अलग नियम थे, बट वहीं खोखा के लिए अलग था, उनके लिए अलग दूसरी, ठीक है। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने माँ बाप का बेटा ठहरा, ठीक है, जैसे उनका इकलौता बेटा ठहरा, इसीलिए उसके लिए नियम अलग था, इस बार से बताया गया, ठीक है। उसी तो इंजीनियर होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए सेनों का कहना था कि जो खोखा अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसको इंजीनियर होना चाहिए था। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, अभी से ही खोखा के अंदर इंजीनियर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसके बारे में बताया गया। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी, ठीक है। जो खोखा है उसको ट्रेनिंग भी इसलिए उसी प्रकार से दिया जा रहा था क्योंकि उसमें इंजीनियर के लक्षण दिखते थे, तो इसीलिए उसको ट्रेनिंग भी इंजीनियर वाला ही दिया जा रहा था, ठीक है। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को अभी बदल लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएगा कि खोखा के जो दुर्लित स्वभाव थे, उसका जो तरीका था, उसके कारण सेनों ने भी अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, ठीक है। यहाँ इस बार से बताया गया अक्सर ऐसा, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, अक्सर जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि सेन परिवार के जो दोस्त वगैरह हैं वो लोग आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बातचीत के लिए विशद का अभाव होने के कारण, ठीक है, विशद का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कहाँ आके बैठते हैं उसके फ्रेंड लोग, तो भड़कीले रूम में आके बैठते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में, ठीक है, ड्राइंग रूम में आके बैठते हैं और बातचीत का चूंकि उसके पास कोई जैसे यहाँ पे विषय नहीं होता है, विशद का अभाव होने के कारण उसके किस टॉपिक पे बात की जाए, तो यहाँ पे क्या बात उठ जाती है कि किसका लड़का क्या करेगा इस पे, ठीक है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं। सेन साहब क्या बड़ी जैसे एक तरह से बड़ा मौलिकता के साथ, बहुत जैसे मतलब आकर्षक स्वभाव में एक तरह से दिखाने के लिए अपने फेस पे आकर्षणता लाकर यहाँ पे दूरदर्शी के साथ यहाँ पे फरमाते हैं कि या तो अपने लड़के को अलग ढंग से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन करेगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अपने लड़के को खुद से अलग तरीका से यहाँ पे पढ़ाएगा। आजकल की पढ़ाई तो फिजूल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आजकल की पढ़ाई क्या है, फिजूल है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, आजकल की पढ़ाई क्या फिजूल है। वह तो अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है, ठीक है, वो क्या बनाना चाहता है, अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी कि खोखा को क्या बनाना, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता है, तो यहाँ पे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा, जैसे यहाँ पे देखते हैं लोखा लिखा गया तो यहाँ पे खोखा होगा, खोखा 5 साल का है, ठीक है, यहाँ पे सेन साहब बोलते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज देना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम क्या है, किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, कारखाने का बढ़ई, ठीक है, कारखाने का बढ़ई मिस्त्री को 1-2 घंटे के लिए अक्सर आकर उसके साथ ठोक पीट के लिए बुलाया, ठीक है, कुछ ठोक पीट के लिए यहाँ पे ठोक पीट क्या करे इस तरह, इसलिए यहाँ पे बुलाया, किसको बुलाया, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, कारपेंटर जो मिस्त्री है उसको, यहाँ पे किसको बुलाया, कारपेंटर का बढ़ई मिस्त्री को, ये ध्यान देना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कई बार आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बुलाएगा। इससे क्या होगा, इससे कारपेंटर मिस्त्री को क्यों बुलाया, तो यहाँ पे देखते हैं इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजारों पर, ठीक है, अभी से ही औजारों के लिए वाकिफ हो जाएगी, ठीक है। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सेन साहब बोल रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी लोग है वही यही चीज को नहीं समझते। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोरी शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक दिन ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ मित्र लोग, ठीक है, कुछ दोस्त यहाँ पे दोस्त गपशप कर रहे थे, उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस और सेनों के दूर के रिश्तेदार थे, ठीक है, सेनों में क्या हुआ, सेन साहब के जो है उसके दूर के रिश्तेदार भी थे, ठीक है, यहाँ पे कौन थे, तो ये एक अखबार नवीस हुआ, मतलब एक पत्रकार थे, ठीक है। अभी मैं आप लोग को जब नेक्स्ट अभी जैसे यहाँ पे तो हमारे 2 पेज हो चुका है कंप्लीट, देखिए हम लोग ने यहाँ पे 2 पेज पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे करेंगे, उसके दूर के रिश्तेदार भी होते थे, साथ में उनका लड़का भी था जो कि यहाँ पे खोखा से, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, खोखा से छोटा था पर बड़ा समझदार मालूम पड़ता था, ठीक है, तो ये अभी मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जितना मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया, जब इतना का आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा ना, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आप लोग साथ साथ पढ़ के साथ साथ जब ऑब्जेक्टिव करते हो तो आप लोग को काफी इजीली याद होता है और इसका आंसर भी आप लोग काफी आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहा मोटर कार का कलर कौन था, तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा कि उसका ब्लैक कलर था, ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो ये आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए,
जिससे कि आप लोग को याद करने में इजी, और आप लोग जब खुद से टाइप करेंगे ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है जो कि आप लोग को एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस वगैरह, ये पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे चल के इससे प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलिए आप लोग का अधिक टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और मैं अगेन बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ यहाँ पे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो है उसे शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए ऐसे प्रेरणा मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियोस लेकर आते रहूं, जिससे कि आप लोग वन शॉट में सारा कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले यहाँ पे क्या मोटर का कलर क्या है, तो वो ब्लैक कलर है। आप लोग को यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन में बताना है, हम साथ साथ यहाँ पे आंसर देते जा रहे हैं, बट आप लोग कोशिश कीजिए खुद से आंसर देने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर में क्या, सेन साहब ने अपनी मोटर कार कितने रुपए में खरीदी थी। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कितने में, 7,500 रुपए में मोटर कार को बाय किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका पेन का जो कलर है वो मैं एक तरह सबसे पहले चेंज कर लेना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने में बाय किया गया था, 7,500 में। फिर यहाँ पे देखते हैं मोटर कार की देखभाल ना होने पर, ठीक है, सबसे ना होने पर सबसे अधिक किसकी सामत आने वाली थी, ठीक है, मतलब किसकी सामत आती। तो यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो मिसेज जो सेन है उनका सख्त इंस्ट्रक्शन था कि यहाँ पे जो सेन साहब का कार है उसको उसमें अगर थोड़ा भी धब्बा दिख जाए या फिर दाग धब्बा दिख जाए तो उसकी एक तरह से सामत ही आने वाली है। यहाँ पे देखिए मैं अगेन आप लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या था कि उनका जैसे अगर कहीं एक भी धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और जो सॉफर है उसकी एक तरह से सहमत ही समझो। तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये, तो अभी यहाँ पे देख सकते 3 लाइन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी से यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये किसका था, तो यहाँ पे ख नंबर होगा जाएगा सॉफर और क्लीनर का, ठीक है। फिर 19 नंबर में क्या है, मेम साहब की सख्त ताकीद किस बात पर थी, ठीक है, मतलब जो मेम साहब उनका सख्त ताकीद किस बात पर थी। कार चमकती रहे इस पे था, या फिर लड़कियां मोटर के आसपास न जाए उस पे था, या खोखा कार ना छुए इस पर था, या ड्राइवर ध्यान रखे इस पर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें डी आंसर इसका राइट होना चाहिए, मतलब सभी, जैसे खोखा भी कार को ना छुए इस पर भी था, लड़कियां मोटर के आसपास न जाए इस पे भी था, और कार चमकती है इस पे भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए इसका ऑल हो जाएगा वैसे आंसर, बट यहाँ पे ऑल तो दिया नहीं है, तो इसका हम लोग आंसर यहाँ पे कार चमकती है इसको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो आंसर लिखे हुए यहाँ पे किस इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे 19 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए बी है, लड़कियां मोटर के आसपास न जा सके, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर अभी फिलहाल ये हो जाएगा। लेकिन जो मेन उसका जो मोटिव था वो ये चारों था, कार भी चमकती रहे ये भी था, तो ये चूंकि है ये सेन साहब का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मेम का, ठीक है, मेम मीन्स हुआ मिसेस सेन का, तो उसका तो यही था कि लड़कियां आसपास ना जा सके, लड़कियां और खोखा दोनों के लिए था, खोखा और खोखी कार के आसपास ना भटक पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, खोखा भी कार को ना छुए और लड़कियां भी, लेकिन ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए, बट चूंकि डी में तो है नहीं कि खोर को, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आया वही वाला राइट हो जाएगा। एग्जाम में भी आप लोग को ध्यान देना, जब एक साथ 2 ऑप्शन राइट हो रहे हो तो आप लोग उसी आंसर को टिक कीजिएगा जो ऊपर में हो, वही वाला काउंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना, ये नहीं कि हमारा बी भी सही और सी भी तो हम लोग सी को मार देंगे, ये नहीं करना, अगर बी भी सही तो बी को ही मारेंगे। तो यहाँ पे 20 नंबर में देखते हैं, ये सेन साहब की बेटियों के बारे में पूछा जा रहा है। सेन साहब की टोटल कितनी बेटियां थी, तो यहाँ पे 5 पुत्रियां थी, आप लोग को अभी जस्ट मैंने बताया था ये 5 पुत्रियां थी। फिर बेटियों को किस बात की शिक्षा दी गई थी, ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने ये भी बताया था उनको क्या करना है इसका शिक्षा दिया गया था, या फिर क्या नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है इसका नहीं दिया गया था, क्या नहीं करना चाहिए इसका दिया गया था शिक्षा, और ये सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो इसका ख नंबर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं सेन परिवार की लड़कियां कैसी मानी जाती है, ठीक है, वो कठपुतली की तरह, या शरारती, या फिर खिलौना वाली, या फिर आलसी। तो यहाँ पे ये कठपुतलियों की तरह मानी जाती है, ठीक है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अभी जस्ट मैंने बताया था ना वो कठपुतलिया की तरह सारी लड़कियां थी, जो बोला जाए वही करती थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर खोखा का चरित्र पे यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे पास है। सेन परिवार में सबसे छोटा कौन था, क्या रजनी थी, या फिर आलो थी, या फिर शेफाली थी। राइट आंसर हो जाएगा खोखा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं खोखा का जन्म कब हुआ था, जब सेन दंपति की उम्र कम थी, जब बच्चे की उम्मीद नहीं रह गई थी, या फिर सबसे पहले, या फिर बेटियों के बीच, ठीक है। खोखा जन्म कब हुआ था, तो वो सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है, जब उसकी उम्मीद नहीं रह गई थी उस टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये जब सेन दंपति की उम्र कम थी, ये सारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, जब बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे हुआ था। फिर हमारे पास 25 नंबर में है
खोखा के लिए कैसा व्यवहार अपनाया गया था? क्या सख्त अनुशासन था या नियमों का अपमान था या फिर बेटियों जैसा था या फिर शिक्षा शिक्षा के की उपेक्षा थी? ठीक है, तो यहाँ पे नियमों का अपवाद था, ये सख्त अनुशासन वगैरह नहीं था। खोखा के लिए नियमों का अपवाद है। ठीक है, फिर शिक्षा व भविष्य के रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे पास आएंगे। सेन साहब खोखा के भविष्य के लिए क्या भविष्य में क्या बनाना चाहते थे? तो उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोग को, ये सारा काफी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोग को ध्यान भी देना। ठीक है, फिर खोखा को औजारों से परिचित कराने के लिए क्या किया गया था? क्या उसे किंडरगार्टन स्कूल भेजा गया था? नहीं। क्या उसे ड्राइंग क्लास दी गई थी? ये भी नहीं। विज्ञान पढ़ाया गया था? ये भी नहीं। इसको क्या किया गया था? बढ़ई मिस्त्री के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया था। जस्ट मैंने अभी पीछे आप लोग को बताया ये सारा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। सेन साहब के अनुसार आजकल की पढ़ाई लिखाई कैसी है? क्या वो उपयोगी है? नहीं है। अनिवार्य है? नहीं। मांगी है? नहीं। फिजूल है। ये सेन साहब के अनुसार है, वैसे रियल में तो ये उपयोगी है, बट सेन साहब के अनुसार आजकल की जो पढ़ाई है वो फिजूल है, इस तरह से बताया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे 29 नंबर में क्या, सेन साहब के साथ बातचीत करने वाले अखबार नवीस कौन थे? उनके रिश्तेदार थे। ठीक है, दूर के रिश्तेदार थे, इंजीनियर वगैरह नहीं थे, यहाँ पे दूर के रिश्तेदार थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अखबार नवीस थे वो एक तरह से पत्रकार थे। अगर यहाँ पत्रकार ऑप्शन रहता तो बेशक पत्रकार हम लोग मारते हैं, बट यहाँ पे पत्रकार का तो ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली दूर का जो रिश्तेदार था वो कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट, यहाँ पे 20 के दांत का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद क्या, यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास अखबार नवीस थे वो कौन थे? तो यहाँ पे देखिए साथ में उनका लड़का भी आया था जो कि खोखा से छोटा था पर बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था। तो ये किसका था? जो अभी अखबार नवीस आया था ना उसका था ये, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अखबार नवीस जो आया था उसके साथ एक लड़का भी आया था और वो सेन साहब का दूर का रिश्तेदार भी था और वो उसका जो लड़का था वो काफी समझदार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उससे उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता है? यहाँ पे देखिए बच्चा स्कूल जाता ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये अखबार नवीस था उसका जो लड़का था वो काफी होनहार था, तो उसके जिसे उसने कुछ शायद काम किया होगा या फिर अच्छे काम किया होगा, जिसके कारण किसी ने, जैसे जो सेन साहब के मित्र थे और भी जो आए थे, तो किसी ने यहाँ पे क्या उनसे पूछा, किससे पूछा? तो अखबार नवीस से पूछा कि आपका लड़का स्कूल तो जाता ही होगा। इस बार से पूछा तो यहाँ पे स्कूल तो जाता ही होगा और उसका तारीफ भी किया। इसके पहले के पत्रकार महोदय कुछ जवाब दे पाते हैं? आप देखिए मैंने बताया था ये पत्रकार थे, जो अखबार नवीस थे वो एक पत्रकार थे, तो यहाँ पे पत्रकार महोदय कुछ कह पाते हैं। उससे पहले ही सेन साहब यहाँ पे, ठीक है, सेन साहब से शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। सेन साहब ने शुरू कर दिया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे पहले के पत्रकार महोदय कुछ बोलते उससे पहले ये बोल चुके हैं बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराते वो थकते नहीं थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करते थे, वो हर जगह यही सारी बातें बोलते थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और उससे वो दोहराते वो थकते भी नहीं थे। ठीक है, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, मतलब पत्रकार महोदय का टाइम था बट उससे पहले सेन साहब बोल गए तो वो सिर्फ चुप होकर मुस्कुराते ही रह गए। ठीक है, जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने अब बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब जाकर उन्होंने कहा, ठीक है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने, ठीक है, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी है। ये किसने बोला? पत्रकार महोदय ने बोला कि मैं चाहता हूं कि बच्चा हमारा जो है वो जेंटलमैन यहाँ पे जरूर बने। जेंटलमैन के बारे में बोला गया, लेकिन वो आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहे उसको पूरी आजादी, वो अपने हिसाब से बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में बताया। फिर सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट प्रच्छन्न व्यंग के साथ ऐड कर रहा गया, मतलब वह इस जवाब को सुनकर वो एक तरह से ऐड कर रहा गया, मतलब गुस्से में वो चुप रह गया एक तरह से। ठीक है, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ कहकर मतलब गए। ठीक है, कहकर गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। ठीक है, मतलब जो बाहर शोरगुल का आवाज सुना तो सेन साहब और उनके जो मित्र वगैरह थे तो वो बाहर आने लगे घर से, जैसे जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वहां से बाहर आने लगे, क्या हो गया देखने के लिए। ठीक है, तो उनके जो मित्र वगैरह थे वो भी बाहर आने की इच्छा प्रकट की और सभी बाहर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत कौन थी? तो ये मदन का माँ है, जो कि अभी मैं आप लोग को बताऊंगा मदन कौन है, गिरधर लाल कौन है, वो सारा कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो यहाँ पे औरत से उलझ रही थी, जो सोफर और औरत एक तरह से उलझ रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव से आपसे पूछा जाएगा कि किससे उलझ रही थी, तो औरत से उलझ रही थी। ठीक है, औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। मतलब जो मदन था, जिस लड़का का नाम मदन है, जो कि औरत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और औरत बार बार सोफर से झपट रहा था, मतलब लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सेन साहब, ठीक है, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। औरत मीन्स क्या हुआ, औरत जो थी वो गिरधरलाल की पत्नी या फिर जो मदन का माँ है, जो ये औरत है वो सहम गई, मतलब चुप हो गई एक तरह से। ठीक है, सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को जैसे गंदा कर रहा था, यहाँ पे गंदा होगा, ठीक है, गंदा कर रहा था,
गंदा कर रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, ठीक है, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो अलग जा जा, मैं जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से मतलब जब मैंने अलग करने की कोशिश की, शौहर बोला, तो वो जो मदन है, जो लड़का, वो उसी को बोल दिया कि जा जा, इस तरह से, ठीक है। तो जो शौहर है वो उसे अलग करने की कोशिश कर रहा था, पकड़कर अलग करने की कोशिश कर दिया, ठीक है। इस पर मुझको मारने दौड़ा। देखिए जो शौहर है वो बोल रहा है कि जब मैंने उसको अलग किया गाड़ी से पकड़कर, तो उल्टा उसने मुझे मारने के लिए दौड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। ये कौन बोल रहा है? शौहर बोल रहा है कि अब उसकी माँ जो है वो भी आकर मुझसे खामखा उलझ रही, ठीक है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाई, ठीक है। सटे होते देखकर चुप रह गई। मतलब जो मदन की माँ वो भी बोलना चाहती थी कि हाँ कुछ क्या जैसे रीजन हुआ होगा, लड़ाई होता है कभी भी तो वो दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने बेवजह आके किसी को मार दिया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए उसकी माँ भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाई, वो चुप रह गई, ठीक है। सेन साहब, यहाँ पे देखिए, सेन साहब ने बड़े संयम पर, ठीक है, कठोर स्वर में कहा, मतलब बड़े संयम के साथ कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने में निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। क्या हुआ? जैसे जब सेन साहब ने उसे डांट कर जैसे एक तरह कठोर स्वर में कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ, तो मदन की माँ जो थी वो उसको ले, जिसे उसका जो पैर में घुटने से खून आ रहा था, तो उसको साफ करते हुए वहां से निकल गई, ठीक है। अब वो खून क्यों आ रहा था वो देख सकते हैं। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया हो और वह गिर पड़ा हो, लेकिन एक मामूली किरानी की बेटे को सेन साहब का ड्राइवर अगर धकल भी दिया, ठीक है, ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर कौन सी ही बात हो गई, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि चूंकि सेन साहब एक उच्च वर्ग के थे, यहाँ पे उच्च जैसे मध्यम वर्ग के थे, और जो ये ड्राइवर वगैरह ये जो है गिरधर की पत्नी या फिर मदन की माँ जो है वो निम्न परिवार का था, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि अगर सेन साहब का जो ड्राइवर उसने अगर उसको धकेल भी दे तो कौन सी बड़ी बात होगी, ऐसा बताया गया। उसका धक्के मारने के कारण जबकि उसका घुटना से खून भी निकल गया, फिर भी इस तरह से बताया गया, ठीक है। तो उसी के बारे में ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज आने लगी, ठीक है, खटखट की आवाज आने लगी। ठीक इसी वक्त मतलब ये बातचीत हो रहा था, ये लड़ाई वगैरह हो रहा था, उसी टाइम पे मोटर के पीछे से खटखट की आवाज आने लगी। तो खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, शौफर भी दौड़ा, जो जिधर से आवाज आ रहा था उधर सेन साहब दौड़े और शौफर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। जो उसका फ्रेंड वगैरह था वो सीढ़ी से उतरकर गाड़ी की ओर चला। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को, ठीक है, क्या कर रहे थे, खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे, और फिर और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा, जो उनका फ्रेंड वगैरह है वो सीढ़ी से जब उतर रहे थे तो उसने क्या देखा कि जो सेन साहब खोखा को जिसे गोद में उठाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहे हैं, और वहां पे जो उनका मोटर कार है उसका पीछे का जो रेड लाइट है उसका शीशा चकनाचूर हो चुका था, मतलब टूट गया था, ठीक है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, ठीक है, यहाँ पे कासू होगा, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, ठीक है। इस प्रकार से उसने खोखा का और तारीफ कर दिया। यहाँ पे अपने फ्रेंड लोगों को संबोधित करते हुए, जो उनके दोस्त वगैरह थे उनको संबोधित करते हुए यहाँ पे कह दिया कि जो खोखा है उसको अभी से ही कार वगैरह में इतना दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, वो कल पुर्जे में अभी से ही इतना दिलचस्पी रखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताऊं, फिर यहाँ पे शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या, सेन साहब बोलते हैं और उसका तारीफ करते हुए, शायद यहाँ पे जो खोखा है वो देखना चाह रहा था, जो कासू है वो देखना चाह रहा था कि आखिर इस मोटर के अंदर क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो ओरिजिनल नेम क्या है, कासू है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे कासू जिसे खोखा कहा गया उसका ओरिजिनल नेम क्या है, कासू है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताएगा, आखिर वह देखना चाहता था मोटर के अंदर क्या है, ठीक है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्त के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा को नहीं देखा, और देखते तो भी शायद समझ नहीं पाते। इसमें क्या बताया गया कि वो जो सेन साहब है वो खोखा को जमीन पर रखते हैं और अपने फ्रेंड लोगों के साथ उसके कार की ओर चलते हैं। और जो सेन साहब थे उसने अपने फ्रेंड लोगों का जो चेहरे पे जो भाव था उस टाइम का, क्योंकि सेन साहब तारीफ कर रहे थे तो वो लोग जरूर उससे चिढ़ते होंगे कि इस तरह से बार बार तारीफ वगैरह करता है, तो उसका भाव को नहीं देखे। और इसमें बताया अगर देख भी लेते उसका भाव को तो फिर भी उसका समझ नहीं पाते, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें शक ही क्या था, ठीक है, समझ नहीं पाते, इसमें शक ही क्या था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर
खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। ठीक है, उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए थे। यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे उसका फ्रेंड है, जो कि इसका नेम शायद क्या है, मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह अपनी कार की ओर पहुंचे और कार का जब दरवाजा खोलने से पहले उनका जब नजर आगे का चक्कर पे गया तो वो वहीं पे रुक गए और यहाँ पे उसका जिसे परेशानी की हालत में वो खड़े हो गए। टायर का हवा, ठीक है, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो टायर का हवा था अगला चक्का का, तो वो शायद बैठ गया था और शायद वो पंचर हो गया था। ठीक है, सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। देखते हैं यहाँ पे, कासू ने यहाँ पे हवा निकाल दी हो, ऐसा उसने बोला कि शायद कासू ने हवा निकाल दिया। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर ले आकर भर दो। ठीक है, मतलब जो सेन साहब है उन्होंने ड्राइवर को बोला, यहाँ पे जो उनका शोफर था उसको, कि आगे के जो अदर चक्के हैं जो उनके, वो सारे चक्के भी देख लो कि उसमें हवा है या फिर नहीं, और अगर हवा नहीं है तो उसमें भी हवा भर दो, और जो चक्का ऑलरेडी पंचर हो गया उसमें भी हवा भर दो। इस तरह से यहाँ पे बोला है। ठीक है, और हाँ, कुर्सियां लोन में लगा दो। जैसे कहाँ पे लगाने के लिए बोला, कुर्सियां लोन में लगा दो, तब तक हम वहां बैठते हैं। ठीक है, लोन मीन्स क्या हो, जहाँ पे बैठने का जगह होता है, घर के सामने वगैरह लगभग ये रहता है अक्सर, तो यहाँ पे लोन में लगा दो, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। ठीक है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। ड्राइवर ने जब एक कार का चक्का लगाया, उसमें हवा वगैरह भर के जब सूचना दे रहा था, यहाँ पे देखते सूचना दी कि जैसे सूचना दिया कि हाँ हो गया, तब तक उसने देखा कि दूसरा कार का भी चक्का हवा निकली हुई थी। ठीक है, चक्के का हवा। काम तो कासू बाबा का ही लग रहा था। क्या यहाँ पे, काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है। ये किसने बोला, ड्राइवर ने, कि काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। कासू जो था वो इधर ही खेल रहा था, इसीलिए शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक है, लाने चला गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चला गया होगा। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। किसका गाड़ी सकुशल थी, तो यहाँ पे देखते हैं मुखर्जी साहब का। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किसका गाड़ी सकुशल था, तो मुखर्जी साहब का, ये ध्यान देना, साहब का थी। और ठीक है, और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। किसके साथ, अपने खुद गए और पत्रकार महोदय जो थे उनके भी परिवार के साथ वह चले गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठकर, ठीक है, यहाँ पे दो लोग बचे। अब सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे, बातों के सिलसिले, ठीक है, बातों के सिलसिले में ऐसे ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत, ठीक है, हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था इसकी इन हरकतों को देखकर। तो ठीक है, जैसे जो कासू का हरकत था तो उसको देखकर उसका ये अपना ख्याल था कि कासू ने अब हवा निकालने के भी हिकमत करने का, जिससे वो कोशिश किया और यहाँ पे हवा निकाल दिया, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह है उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर अब ज्यादा नहीं बचा स्टोरी, बस 2 पेज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, ये अब ज्यादा नहीं बचा। ये हम लोग कहाँ पे हैं अभी, देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है ये, देखते हैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे जो इसके प्रश्न वगैरह आएंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा सा हमारे पास और पीडीएफ बचा हुआ है, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था पिछले टाइम, अभी कुछ टाइम पहले जब हम लोग ने एमसीक्यू किया था, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन है इन सभी के आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आंसर किस प्रकार से दीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये 30 नंबर का हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, तो आप लोग को 30 का ए या फिर बी जो भी आंसर होगा, अगर ए है तो ए, अगर बी है तो बी, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आप लोग इस पार से लिखिएगा। फिर 31, 32 इस तरह से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक साथ ही आप यहाँ पे ये सारा का आंसर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग जब खुद से जब आंसर टाइप कीजिएगा ना, तो आप लोग को याद करने में काफी इजी होगा और आप लोग को जल्दी याद भी होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कुछ लिखता है खुद से तो उसको काफी इजीली वो याद होता है, उसी प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये खुद से यहाँ पे लिखकर इसको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखिए, और अगर हो सके तो आप लोग अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं। वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ही, तो आप लोग को नोटबुक में उतारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर मैं जो जिस पार से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टोरी को, जिस पार से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ये बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है, तो बेशक मैं आप लोग को बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस पार से आप लोग को लगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे
पहले हम लोग 30 नंबर का यहाँ पे प्रश्न का जो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। सेन साहब अपने बेटे या फिर खोखा को या कासू को के बारे में बार बार क्या कहते हैं? क्या उसे डॉक्टर बनाएंगे ऐसा बोलते हैं? नहीं, उसे इंजीनियर बनाएंगे ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये बार बार क्या बोलते हैं कि उसे इंजीनियर बनाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या 31 नंबर, पत्रकार महोदय ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? क्या उसे इंजीनियर बनाएगा? नहीं, पत्रकार महोदय के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे सेन साहब ने, ये पत्रकार महोदय के बारे में। ठीक है, उसे डॉक्टर बनाएंगे ये भी नहीं, उसे विदेश भेजेंगे ये भी नहीं, वह जेंटलमैन बनेगा और जो चाहेगा वह बनेगा। इस बार से यहाँ पे बताया गया था कि वो जेंटलमैन तो जरूर बनेगा, लेकिन उसको पूरी आजादी कि वो जो चाहे वो बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर के बारे में यहाँ पे पूछा गया, वह बाहर किससे सेन साहब का सफर उलझ रहा था? तो क्या वह एक आदमी से उलझ रहा था? नहीं। क्या बच्चे से? नहीं। पुलिस से? नहीं। वह एक औरत से उलझ रहा था, और वो औरत से जिससे किस पार से यहाँ पे बताया गया था स्टोरी में कि सफर औरत से उलझ रहा था, और जो औरत थी वो अपने लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रही थी बार बार, क्योंकि वह सफर की ओर बार बार झपट रहा था इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक औरत से। फिर यहाँ पे 33 में क्या, जब पत्रकार महोदय और उसके परिवार, ठीक है, उनके परिवार लौटे तो किसकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी? तो यहाँ पे किसका गाड़ी सही सलामत था यहाँ पे? तो ये मुखर्जी साहब का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंह साहब का जो गाड़ी था इसका तो ये तो पंचर हो गया था, सेन साहब की गाड़ी का बत्ती टूट गया था, और मदन की माँ का तो कोई गाड़ी ही नहीं था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुखर्जी साहब का, जिसपे बैठ के पत्रकार महोदय और मुखर्जी साहब यहाँ से चले गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टायर में हवा भरने के लिए सेन साहब ने किसे कहा था? तो यहाँ पे क्या उन्होंने पत्रकार महोदय से कहा था? नहीं कहा था। क्या सिंह साहब से कहा था? नहीं। क्या वह मुखर्जी साहब से? नहीं। तो किससे बोला गया था? शॉफर से, मतलब ड्राइवर से कहा गया था। ठीक है, फिर 35 का, शॉफर ने किस बच्चे को हवा निकालने का दोषी बताया था? ठीक है, तो क्या मदन को? नहीं। क्या किसी और बच्चे को? नहीं। पत्रकार महोदय के बेटे को? नहीं। उन्होंने किसको कहा था? कासू को। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने जिस बार से बताइए लास्ट में आप लोग को आंसर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे बेसिक आंसर्स वगैरह देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसका यहाँ पे टोटल कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें कम ही एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 36 में देखते हैं, सेन साहब ने कहा कि कासू को किस बात की, ठीक है, कासू को किस बात की हिकमत या चालाकी या फिर तकनीक आ गई है? तो क्या शीशा तोड़ने की? नहीं। गाड़ी चलाने की? नहीं। गाड़ी धोना का? नहीं। क्या करने का? टायर से हवा निकालने का उसको हिकमत आ गया, एक तरह से वो बताया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर में, सेन साहब और मिस्टर सिंह कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे जब तक उनका इस टायर में हवा निकल गया था? जब तक टायर में हवा भर रहा था तो कहाँ बैठ के बात कर रहे थे? क्या कार में? नहीं। क्या छत पर? नहीं। क्या गार्डन में? नहीं। वो लॉन की कुर्सियों पर बैठकर, ठीक है, कुर्सी मंगवाकर वहां पे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसका जो राइट आंसर है वो सारा यहाँ पे है, आप लोग अगर मैच करना चाहे मैच कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वैसे इंसान से मिस्टेक होती है, कभी कभी हमसे भी ऐसा हो सकता है कि मैं गलत आंसर आप लोग दे दूं, तो आप लोग वैसे यहाँ से मैच कर सकते हैं आंसर सही है फिर नहीं। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास देखिए अब ज्यादा नहीं बचा हुआ, देखते हैं अब यहाँ पे सिंपली 2 पेज और हमारे पास है, फिर यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसके बाद डायरेक्टली हमारे यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा अब नहीं है, बस हम लोग कुछ और पढ़ लेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर इन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह साफ मालूम होता है, ये कहाँ से हम लोग आ गए हैं, जो हम लोग पिछले कहाँ पे स्टॉप किए थे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना ख्याल था इसकी उन्हें हरकतों को देख कर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए उनका अपना ख्याल था, जैसे खोखा के बारे में उनका अपना ख्याल था कि वह पंच जिसे यहाँ पे मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, इसका उसका जिसे ये सेन साहब बोल रहे थे, और उनका अपना ख्याल था कि उनकी इन हरकतों को देख कर। तो ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी इन हरकतों को देख कर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी है। ठीक है, तो ये कौन बोल रहे हैं? सेन साहब अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं, खोखा के लिए, कि उनका अभी से इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। ठीक है, इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। ठीक है, ये जो बेमतलब की बातें ये होती रही जब तक कि हवा जैसे नहीं भर गया कार में उस टाइम तक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, सेन साहब अंदर लौटे। ठीक है, क्या हुआ, अंदर लौटे तो बेरा को, ठीक है, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते की एक कोने में आउट हाउस में रहता था। ठीक है, बुला लाने का हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? तो यहाँ पे वेरा, जिससे यहाँ पे शायद उनका कोई स्टाफ वगैरह होगा, तो उसको बोला कि जाओ मदन को बुला के लाओ। मदन क्या करता था? तो उसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, जो कि अहाते के एक कोने में रहता था और आउट हाउस में रहता था। ठीक है, और यहाँ पे उसको बुलाने का हुक्म दिया, बुलाने का। ठीक है, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून या फिर जुर्म करने के बाद कैदी जज के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है, उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जब उन्होंने उसको बुलाया गिरधर लाल को, तो गिरधर लाल वहां पे आकर सिर झुका के खड़ा हो गया, जैसे कोई कैदी जज के सामने खड़ा होता है उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना। फिर सेन साहब की ठंडी बेलोस
आवाज में कहना शुरू किया, सेन साहब ने ठंडी बेहोश आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर मदन आजकल बहुत, देखो यहाँ पे किस बात से बोला गया, देखो गिरधर मदन आजकल बहुत शौकीन हो गया, फिर शौक हो गया इस तरह से, या फिर बदमाश हो गया इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, शौक हो गया, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, गाड़ी को गंदा किया तो अलग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, गाड़ी को गंदा किया हुआ तो अलग, मना करने पर, ठीक है, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने की बजाय बदले उसकी ओर झपटता रहा। तो ये कौन बोल रहा है, सेन साहब गिरधर लाल को बोल रहा है इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे और चोर डाकू, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को काम आएगा कि यहाँ पे सेन साहब क्या बोलते हैं मदन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग को काम आएगा, ठीक है। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता और सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं, सेन साहब बोल रहे हैं गिरधर लाल को कि उसकी हालत को संभालने की कोशिश करो, अदरवाइज अगर वो बिगड़ जाएगा तो क्या होगा वो तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो, ठीक है। ये लास्ट में किसने बोला, ये सेन साहब बोले कि तुम जा सकते हो उस रात, ठीक है। यहाँ पे क्या, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सेनों का मीन्स क्या हुआ, सेन साहब का, यहाँ पे सेन साहब का आराम नगर गूंज गया, ठीक है, देखो शयन नगर, ठीक है, शयन नगर गूंज गया, मतलब क्या हुआ, उसका जो सोने का स्थान था वहां पे शायद नींद नहीं आ रहा होगा, उसके आवाज से उनको नींद नहीं आ रहा होगा, उसके बारे में बोला गया, ठीक है। आराम में दखल पड़ने से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दखल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी की बड़ी समझदारी की बात कही, पत्नी से, ठीक है। ये किसने बोला, सेन साहब ने। और सेन साहब क्यों बोले, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मदन है वह उनको जो चोट लगा था तो वो एक तरह से रो रहा होगा या फिर दर्द से कहरा रहा होगा, तो उसके कारण वह चिल्ला रहा था। तो चूंकि घर उन दोनों का आसपास में ही था तो उसके कारण जो उनका आवाज यहाँ पे सेन साहब तक आ रहा था और सेन साहब को नींद नहीं आया उसके कारण, ठीक है। तो उसने झिझला कर क्या किया, अपने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी, ये किसने बोला, सेन साहब अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि गिरधर खुद समझदार आदमी है और यहाँ पे क्या, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। तो ये कौन बोल रहे हैं, सेन साहब बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी से कि उसकी बीवी ने ही, जो मदन का है उसकी मां ने ही मदन को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दो। ये कौन बोल रहा है, सेन साहब, कि मेरी इस तरह से मन हुआ था कि मैं उसकी खाल उधेड़ दूं, मतलब खूब उसको पीटो, ठीक है। उसके बाद क्या, गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। ये कौन बोल रहा है, ये सेन साहब बोल रहे हैं गिरधर के बारे में कि गिरधर अगर ऐसा ही कड़ाई रखेगा मदन पे तो वो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉबर्ट्स एंड अस्वाइल द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये शायद किसी बुक वगैरह का नाम है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया होगा। फिर माता सेन की नींद, ठीक है, जो माता सेन में क्या हुआ, जो खोखा है उसकी नींद उच गई थी, ठीक है, मतलब उसका नींद उड़ गया था। उन्हें मदन की कातर, ठीक है, कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक से खिंच आ रही थी। मतलब क्या हुआ, जैसे जो मदन चिल्ला रहा था वहां रो रहा था, तो उससे ज्यादा जो उसका पति यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहा था या फिर उसको बता रहा था, उससे उसको ज्यादा खिंच आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी, जिससे उनको जो खींच हो रहा था तो वो अपने पति को ना बोलकर वो क्या किया, उन्होंने भी मदन पे ही अपनी खींच उतारी। कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, जैसे यहाँ पे उन्होंने भी मदन को ही बोल दिया कि कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, ठीक है, खोखा की बराबरी करने चला है, ठीक है, करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, खैरियत थी, ठीक है, तो उसका जो रोना था वो रुक गया था, खैरियत थी। उसके सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में पहुंचा सकती थी। फिर यहाँ पे लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया था। क्या हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगल के अहाते की ओर चला गया, ठीक है, अहाते के बगल गली में जा निकला। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जो बगल का, जैसे जिधर मदन का घर है उस साइड चला गया खोखा खेलते कूदते, ठीक है। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द लड़कों छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, यहाँ पे लट्टू नचा रहा था खोखा ने। फिर यहाँ पे क्या, खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा क्या हुआ, उसका तबीयत मचल गया, मतलब वो भी खेलना चाहता था। हंसों और कौओं की जमात में हंस, ठीक है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये एक मुहावरा है जिसका कि यहाँ पे यूज आप लोग कर सकते हैं। इससे अगर आप लोग से एग्जाम में आ सकता है कि हंस कौओं के जमात में शामिल होने के लिए ललच गया, किस स्टोरी का पार्ट है या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, हंस मीन्स क्या हुआ, जिससे कोई अगर एक तरह से जो ऐसे हंस में, जैसे हंस क्या होता है, एक व्हाइट कलर का आता है,
जिसे जो गोरा होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया। और कोआ क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे एक तरह से भेदभाव भी बताया गया, बट उसका थोड़ा तरीका चेंज है, कैजुअल है तरीका, ठीक है। तरीका क्या हुआ चेंज, मतलब यहाँ पे जैसे हंस मीन्स क्या हुआ, जैसे कासू को यहाँ पे संबोधित किया हंस से, क्योंकि वो अमीर घर का है तो इसलिए उसको हंस बताया गया। और जो कोआ है, कोआ मीन्स जो आवारागर छोकरे थे, जैसे जो मदर के साथ है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो हंस कोआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, मतलब क्या हुआ, जो खोखा था या कासू था वह यहाँ पे मदन लोग के सामने साथ यहाँ पे खेलने के लिए ललक गया, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, ठीक है। उसने, चूंकि उसका आदत था सब चीज में जैसे दादागिरी करने का, तो उसने बड़े रौब में कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, ठीक है। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्जत नहीं थी, ठीक है, मतलब जो दूसरे लड़के उसके साथ खेल रहे थे उसको उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से लट्टू दे देता था, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो दे देते थे, बे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो उनके दोस्त वगैरह थे मदन के, तो वो जानते थे कि अगर मैं उसको अपने साथ रखूंगा तो चूंकि अगर वो अमीर है या फिर उसके ज्यादा पैसे है तो वो जरूर वो मदद करेगा, चाहे लट्टू खरीद के देगा, और भी बहुत सारे काम होते तो उसमें उसका हेल्प हो जाता। तो वो लोग जानते थे कि उससे हमको फायदा हो सकता है। लेकिन पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मीन्स क्या हुआ, जो मदन था वो इन सभी लड़कों का लीडर था, तो वो चूंकि अपमानित हो गया था, तो उससे वहां पे बताया गया उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि मदन को यह बात मंजूर नहीं हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से। क्या बोला, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने वाला, ठीक है, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है, वी लट्टू तेरे, ठीक है। जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। यहाँ पे देख सकते हैं शब्द का यूज हुआ, ये काफी यूज हो सकता था कि मदन ने, जैसे यहाँ पे आप लोग को अभी क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जा सकता है कि मदन ने कासू को क्या जवाब दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या जवाब दिया, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ, इस तरह से बोला है, ठीक है, अपने बाप की मोटर पर बैठ। कासू तेज यहाँ पे मैं आ गया, कासू तेज मीन्स क्या हुआ, कासू गुस्से में आ गया, ठीक है, गुस्से में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, ठीक है, जो कासू अभी चूंकि 5 साल का ही लगभग था, लेकिन वह नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, जैसे वो अपने बहन वगैरह को मारता था, जो नौकर थे उसको भी मारता था, और वो रिटर्न उसको नहीं मारते थे, ठीक है। तो भाई बताया कि क्या मजाल थी कि कोई उस पर रिटर्न हाथ भी चला दे। उसने आप दिखाना था मदन पर, ठीक है, मदन को एक घूसा धर दिया। तो क्या क्या यहाँ पे एक घूसा मदन को मार दिया, किसने मारा, कासू ने मार दिया, ठीक है। चोर गुंडा डाकू, यहाँ पे देखते हैं क्या है, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था, ठीक है। तो मदन भी कब मारने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा, ठीक है। तो मदन भी कासू पर यहाँ पे टूट पड़ा, मतलब लड़ाई करने लगा, ठीक है। दूसरे लड़के यहाँ पे क्या, दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे। जो उसके फ्रेंड वगैरह थे वो ना कासू का मदद किया और ना ही मदन का मदद किया, वो सिर्फ यहाँ पे साइड हो गए थोड़ा और इस लड़ाई का मजा लेने लगे, ठीक है, मतलब लड़ाई को देखने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की यहाँ पे लड़ाई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हड्डी और मांस क्या हुआ, हड्डी यहाँ पे जैसे मदन को संबोधित किया गया, और मांस जो है वो कासू को, क्योंकि मांस जो कासू है वो खाता पीता परिवार का था, और वही मदन जो है वो नॉर्मल साधारण परिवार का था। तो एक तरह से कुपोषण का शिकार भी बहुत सारे जिसे रहते, तो उसी के बारे में यहाँ पे सिर्फ राइटर बताया गया, ठीक है। यहाँ पे कि हड्डी और मांस की लड़ाई थी, बंगले के पिल्ले, ठीक है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की, ठीक है। बंगले के पिल्ले मीन्स क्या हुआ, जो कि घर में रहता है, अच्छा अच्छा खाना वगैरह खाता है, और गली का पिल्ला मीन्स क्या हुआ, जो कि इधर उधर जाकर जैसे नाले वगैरह में जाके कचरा वगैरह में वहां पे खाना वगैरह खाता है। तो उसी के बारे में कहा गया बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू से हो जाता। आहते मींस क्या हुआ, कासू के घर के सामने अगर ये लड़ाई होती तो कासू वहां पे जीत जाता, क्योंकि कासू को मदद करने के लिए उसके जो सफर वगैरह वो भी आ जाते, ठीक है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान बचाकर भाग निकला, ठीक है, यहाँ पे जान लेकर भाग निकला। यहाँ जहाँ लड़ाई हो रहा था उस जगह से, चूंकि वहां पे वो नहीं पार पाता तो कासू वहां से भाग निकला, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। महर और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महर वाले ही जीत जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, जब भी महर वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई होती है तो अक्सर महर वाले ही जीत जाते हैं। लेकिन क्यों जीतते हैं यहाँ पे इस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तब, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक गरीब व्यक्ति अगर वह चाहे तो अपने बगल वाले गरीब व्यक्ति का भी मदद कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, और जो गरीब व्यक्ति वह अमीर व्यक्ति का ही मदद करता है अपने गरीब व्यक्ति के, जैसे अपने पड़ोसी के खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए महल वाला अक्सर जीत जाता, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है।
और यहाँ पे देखते हैं उसी के बारे में यहाँ पे महल वाले ही जीत जाते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दूरमनीय, ठीक है, दूरमनीय लीडर की मदद की, ना ही वो अपने लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लड़के की, ठीक है, मतलब ना उन्होंने अपने लीडर की मदद की मदन की, और ना ही कासू का मदद किया। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए बितर हो गए, ठीक है, जैसे लड़ाई खत्म हुआ सभी लड़के जो थे वो इधर उधर भाग गए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसके भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो जस्ट इन होने वाला, अब ज्यादा नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे देखिए एक पेज और पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लाइन इसमें, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर इन होने वाला है। बस थोड़ा देर और आप पेशेंस रख के इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर ये 1 शॉट में आप लोग यहाँ पे पूरा इस कहानी को अच्छे से पढ़ के यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा 1 शॉट में, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना कि कंप्लीट इसको कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 38 नंबर में, खोखा या कासू खेलते खेलते कहाँ जा निकला था, तो क्या वो पार्क में चला गया था, नहीं, क्या स्कूल, नहीं, क्या वो मैदान, नहीं, वो बंगले के अहाते के बगल वाली गली में चला गया था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं अगेन बता देना चाहता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 39 में क्या, गली में मदन किनके साथ खेल रहा था, अपने भाइयों के साथ खेल रहा था, नहीं, आवारागर्द छोकरों के साथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या खोखा के दोस्तों के साथ, ये भी नहीं, मोहल्ले के लड़कियों के साथ, ये भी नहीं, तो क्या किसके साथ खेल रहा था, वह आवारागर्द लड़कों के साथ खेल रहा था। इस बार से मैंने अभी जस्ट स्टोरी में आपको बताया, ठीक है। फिर 40 में क्या, मदन और उनके साथी कौन सा खेल खेल रहे थे, ठीक है, तो वह कौन सा खेल खेल रहे थे, क्या वह गिल्ली डंडा खेल रहा था, नहीं, क्या वह कबड्डी खेल रहा था, नहीं, क्या वह कंची खेल रहा था, नहीं, वह यहाँ पे लट्टू नचा रहा था, ठीक है, यहाँ पे लट्टू नचाने वाला खेल खेल रहा था। वो मदन और उनके साथी जो खेल रहे थे वो लट्टू नचाने वाला, ठीक है। खोखा ने मदन से क्या मांगा, खोखा जो था वो मदन से क्या मांगा, क्या वह गिल्ली डंडा मांगा था, नहीं, क्या वह कंची मांगा था, नहीं, क्या वह लट्टू मांगा था, ये भी नहीं, तो यहाँ पे लट्टू ही होगा, ठीक है, यहाँ पे लट्टू तो मांगा ही था, यहाँ पे वह लट्टू मांगा था, और क्या गेंद मांगा था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह मदन से लट्टू मांगा था, ठीक है, खेलने के लिए। फिर 42 में क्या, मदन ने खोखा को लट्टू देने से क्यों मना किया था, क्या वह लट्टू टूटा हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, क्या उसका सबसे प्रिय खिलौना था, यह भी नहीं, यह भी रॉन्ग है, खोखा अमीर था इसलिए, यह भी नहीं, वह अपमानित और पीड़ित था, ठीक है, अपमानित और पीड़ित में क्या हुआ, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले उनका जैसे पिछले दिन सारे यहाँ पे लड़ाई हुआ था मदन और कासू का, इसीलिए वह अपमानित और यहाँ पे पीड़ित था, इसीलिए उसने उसको मना कर दिया, ठीक है। मदन ने खोखा को क्या ताना मारा, जैसे जो मदन था वह खोखा को क्या बोला, जैसे जब लड़ाई होने से कुछ टाइम पहले, जैसे जब लट्टू मांगा था उस टाइम, तो क्या वो उसने यह बोला था कि जा अपने स्कूल जा, ये भी नहीं बोला था, जा पढ़ाई कर, या भी नहीं, जा खिलौना तोड़, या भी नहीं, उसने क्या बोला था, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, ये शब्द का यूज हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास 6 एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं, अब सिंपली हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ एमसीक्यू और आएंगे, उसके बाद हम लोग का सिंपली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर भी इन होने के ही कगार पे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे साथ में ये सारा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है 44 में, खोखा गुस्से में आकर मदन को क्या कहा बैठा, क्या उसे गाली दिया, नहीं, लट्टू छीन लिया, या भी नहीं, घुसा मारा, हाँ, ये राइट हो जाएगा, रोने लगा, या भी नहीं, जब गुस्से में आकर खोखा क्या उसने तुरंत मदन को यहाँ पे एक घुसा मार दिया था, ठीक है। मदन यहाँ पे खोखा को किस रूप में पेश किया गया, ठीक है, मदन खोखा को किस रूप में पेश किया गया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको डब्बू लड़का के रूप में, नहीं, क्या चोर गुंडा डाकू बोलने वाला, ये वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मदन को यहाँ पे जो है मदन को, ठीक है, खोखा को नहीं, ये मदन हो जाएगा, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, मदन को किस रूप में पेश किया गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जो डाकू वगैरह इस रूप में, डाकू, और यहाँ पे क्या चोर गुंडा डाकू के रूप में, ठीक है। फिर 46 में क्या, लड़ाई को किस उपमा से प्रस्तुत किया गया, लड़ाई जो था उसको किस उपमा से प्रस्तुत किया गया, तो शेर और बकरी की लड़ाई, ये भी नहीं होगा, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, ये राइट हो जाएगा। अब जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि बंगले के जो पिल्ले और गली के कुत्ते में क्या डिफरेंस है, इसके रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 47 में देखते हैं यहाँ पे, खोखा रोता हुआ भागा, क्यों भागा था, उसे चोट लगी थी, और या फिर मदद से डर गया था, या फिर दूसरे बच्चों ने मदद नहीं की थी, या फिर उपरोक्त सभी, तो ये ऑल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, जिससे यहाँ पे ये वैसे सही तो सारा कुछ है, तो यहाँ पे ऑल इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसे चोट लगी थी तो उस कारण से भी भागा। मदन ने उसको मदन से डर कर भागा, क्योंकि वह मदन से लड़ाई कर रहा था, तो वहां पे भी डर गया, क्योंकि उसको मदन ने ज्यादा पीट दिया होगा। फिर दूसरे बच्चे ने भी उसका मदद नहीं किया था, और दूसरे बच्चे ने मदन का भी मदद नहीं किया था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 48 में लेखक ने कहा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाता है, तो महल वाले ही जीत जाता है, ऐसे यहाँ पे बताया गया। क्यों जीतता है, तो यहाँ पे उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि एक झोपड़ी वाला ही दूसरे झोपड़ी वाला का मदद ना करके बल्कि महल वाले का मदद कर देता है, तो उसके कारण से महल वाला जीत जाता है, ठीक है। फिर 49, इस लड़ाई में बच्चे ने किसकी मदद नहीं की, ठीक है, जो बच्चे लोग थे उसने किसकी मदद नहीं की थी, तो क्या वह केवल मदन की मदद नहीं की थी, ये नहीं होगा, क्या वह केवल खोखा की मदद नहीं की थी, ये भी नहीं होगा, ये जैसे यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की, ठीक है, वह दोनों को ही मदद नहीं की
थी, ठीक है। और ये जैसे दोनों की मदद, ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने किसी का मदद नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते लास्ट हमारे पास देखते हैं एक ऑब्जेक्टिव बचा हुआ 50 नंबर। लड़ाई खत्म होने के बाद बच्चे कैसे बर्ताव करते हैं? क्या वह पुलिस को बुलाते हैं? नहीं। झगड़ा बढ़ाते हैं? नहीं। सहमत बिखर जाते हैं, सहम कर बिखर जाता है, या फिर खोखा की मदद कर? ये नहीं, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो सहम कर जो बिखर जाने वाला है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बस सहम कर वहां से इधर उधर तितिर बितिर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर 50 का सी है। बाकी यहाँ पे अदर का जो आंसर है वो सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग वैसे मैच कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ को अगर सेव करना चाहते हैं या फिर आप लोग प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, जिससे कि आप लोग को याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और इजीली आप लोग इसे कंप्लीट कर पाइएगा, ठीक है, मतलब पढ़ पाइएगा। अब चलिए हमारे पास 21 नंबर का पीडीएफ में एक पेज और हमारे पास बचा है, उसके बाद यहाँ पे ये कहानी लगभग इन होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किस पार्ट से यहाँ पे इसमें क्या क्या बताया गया, ठीक है। देखते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। जो मदन है वो घर नहीं लौटा। तो कब ये नहीं लौटा था? जब अभी मदन और कासू का लड़ाई हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था, तो जितने भी लड़के लोग वहां थे सभी इधर उधर तितर बितर हो गए थे, मतलब भाग गए थे, ठीक है, लड़ाई होने के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जब मदन जिसे घर नहीं लौटा था वही बताया गया कि मदन घर नहीं लौटा था, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा भारा जैसे यहाँ पे फिरता रहा, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 8-9 बजे तक जो मदन है वो इधर उधर चलता रहा, जैसे इधर उधर घूमता वगैरह रहा, लेकिन फिर भूख लगी, ठीक है। जब उसको भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता वो घर में घुसा गली के दरवाजे से, ठीक है, मतलब साइड में जैसे घर होता है ना किसी का भी, तो एक पीछे वाला दरवाजा आता है, आगे वाला दरवाजा होता है, उसी तरह से यहाँ पे गली के दरवाजे से वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, ठीक है। जो मदन था उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि लोग डेली लगभग अक्सर मार खाता ही रहता था, ठीक है। डर था तो यही बात का, ठीक है, यही बात का डर था कि मार 2 और दिनों से भी बुरी होगी, ठीक है, क्योंकि आज जो उसने गुनाह किया था, लड़ाई किया था, तो वो अपने पिता के मालिक के लड़के से किया था, ठीक है, एक तरह से कासू से किया था, वो एक अमीर घर का था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आज उसे और भी ज्यादा मार पड़ने वाली थी, शायद इसलिए वह डर रहा था, ठीक है। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उसका कौन था रसोई घर में नहीं था, तो उसका माँ यहाँ पे रसोई घर में नहीं थी। बगल के सोने वाले, ठीक है, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान से, जैसे मतलब आराम से वहां पे यहाँ पे इत्मीनान से, ठीक है, इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। क्या क्या? भरपेट उसने खाना किया सबसे पहले। उसके बाद फिर दरवाजे के पास जाकर, ठीक है, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा तज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहते, मतलब उसका पिताजी गुस्सा नहीं थे उसकी, ठीक है। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झझला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, ठीक है, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से जाकर, ठीक है, ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब उनके माँ ने, जिससे मदन के माँ ने, जो उनके पिताजी से कुछ शायद प्रश्न पूछा होगा जो कैसे से नहीं सुना है, ठीक है। तो उसके पिताजी जो गिरधर लाल है, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई जिससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साहब ने हमें बुलाया और मुझे बोल दिया कि आज से कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, अपनी तनख्वाह जाके ऑफिस से ले लेना, इसी के बारे में बताया गया था। और चूंकि मदन के काम का यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रहा था, तो उसकी सजा की तजवीज होती रहती, ठीक है, तो सुनने की कोई कोशिश भी करता, जैसे उसके सजा के बारे में कि क्या सजाएं देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, अगर इस बारे में बातचीत होता तो वो जरूर सुनता, लेकिन उसका कोई काम का बात नहीं हो रहा था, ठीक है। बाद दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया, ठीक है, अंधेरे में उसका पैर कहाँ लगा? लोटे से लग गया। लोटे की टन टन, ठीक है, यहाँ पे ऊन उत लिखा हुआ, ऊन उत भी होगा या फिर टन टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। कौन कौन आया था यहाँ पे देखते साथ में? गिरधर भी आया और उसकी अम्मा भी साथ में बाहर आ गई, ठीक है। मदन, ठीक है, मदन चौंक कर घूमा और मार खाने, ठीक है, यहाँ पे क्या? मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की, यहाँ पे मार हो जाएगा, खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से दबाकर खड़ा हो गया, ठीक है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, ठीक है, वो अक्सर मार खाते रहता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ, ठीक है, वह रोता भी था लेकिन बहादुरी के साथ रोता था, ठीक है। गिरधर जो है वह निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत बींच लिए। गिरधर मदन के लिए बिल्कुल पास आ गया, ठीक है, बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी की बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथ से, ठीक है, उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं
उसके पिता ने कब इस तरह प्यार किया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, गिरधर जो है वो मदन के पास गया, मदन को गोद में उठा लिया, मतलब उठा लिया। उसके बाद उसको जैसे चेहरे के नाराजगी का बदला बादल हट गया। ठीक है, और जिससे वह जो नाराज था वो बादल हट गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने लपक कर मदन के हाथों से जिससे उसे उठा लिया और मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रहा। जिससे यहाँ पे मदन चुपचाप से इस तरह से देख रहा था और उसे याद भी नहीं था कि उसके पिता ने इस तरह से कब उसको लास्ट टाइम इस तरह से उठाया था गोदी में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये भी 22 नंबर का पीडीएफ है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट कहानी हमारा एंड होने वाला है, लास्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए उठा लिया था। अगर कभी कभी क्या था तो गिरधर उसे बेपरवाही या उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। ठीक है, आज चूंकि वह काफी खुश था गिरधर, तो चूंकि वह नौकरी से निकल गया था तो इसलिए वो इस तरह से हो सकता था। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, शाबाश बेटे। उसने मदन को बोला शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा वो दोनों दांत तोड़ दिए, जो कि तोड़ डाले। ठीक है, जिससे खोखा का दोनों दांत तोड़ डाले इसी पे। तो ये दांत तोड़ने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जिसे इस कहानी में उसका रियल में दांत तोड़ा गया हो ऐसा नहीं बताया गया कहीं भी, लेकिन इसका मतलब क्या वो समझ लीजिए। जिससे अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो जिससे कभी लड़ाई वगैरह किया था किसी से, झोपड़ी वगैरह वालों से, जिससे गरीब व्यक्ति से या फिर उसके जो नौकर वगैरह थे उन सभी के पुत्रों से। मदन के पिता गिरधर लाल भी क्या थे, शेर साहब के यहाँ नौकर ही थे एक तरह से। ठीक है, वहां पे काम करते थे। तो उसी प्रकार से अगर मालिक के लड़के को किसी ने आज तक पीटा नहीं था, आज तक कभी भी, जिससे जो सेन साहब का पुत्र था और सेन साहब वगैरह थे वही हमेशा धोप जमाए हुए रहते थे सभी पे। लेकिन आज क्या हुआ, मदन ने उसके लड़कों को सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उसको भागने पे भी मजबूर कर दिया। तो इसीलिए बोला कि आज तुमने पीटा मतलब उसका एक तरह से जो विष के दांत थे, उसका जो घमंड था वो भी तुमने तोड़ दिया। वही यहाँ पे इस कहानी का एक तरह से सारांश था और गिरधर ने वही उसको शाबाशी भी दिया, शाबाश बेटे कहकर। ठीक है, तो आई होप कि आपको लोगों को यहाँ पे जो इसका स्टोरी वो समझ आ गया होगा। कंप्लीट यहाँ पे स्टोरी हो चुका है। यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग भी इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अगर ये समझ में आता होगा तो जरूर उसके बारे में लिखिएगा, हाँ मुझे समझ आ रहा है इसके बारे में। और अगर नहीं आ रहा तो बेशक आप हमें वो भी रिकमेंड कीजिए कि मैं किस प्रकार से और भी पढ़ाऊं तो आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है 51, मदन घर देर से क्यों लौटा। ठीक है, मदन घर देर से क्यों लौटा, वह खोखा से डर गया था या फिर खेल में मस्त था या भूख नहीं था या फिर दोस्तों के साथ घूम रहा था। ठीक है, तो वह खोखा से डर गया था या फिर खेल में मस्त था। ठीक है, तो ये खेल में मस्त तो नहीं होगा, भूख नहीं था यह भी नहीं होगा, दोस्तों के साथ घूम रहा था यह भी नहीं होगा। उसका राइट आंसर क्या होगा, वह खोखा से डर गया था। तो वो खोखा से नहीं डर रहा था, अपने पिताजी से डर रहा था कि खोखा से मैंने लड़ाई किया तो कहीं उसके पिताजी उसको ना मारे, इसीलिए। ठीक है, वह डर रहा था। फिर 52 में क्या, मदन को किस बात का डर था। ठीक है, मदन जो था उसको किस बात का डर था, क्या माँ उसे डांटेगी, इस बात का भी नहीं था। पिता की मार आज और भी बुरी होगी, ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारा तो रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते 53 नंबर में, घर लौटकर मदन सबसे पहले कहाँ गया था, क्या वह आंगने में गया था, नहीं, क्या बरामदे में, नहीं, क्या बैठक में, नहीं, वह रसोई घर गया था। ठीक है, घर जैसे सबसे पहले जब मदन लौटा तो वह सबसे पहले रसोई घर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 54 नंबर में, रसोई घर में मदन को क्या नहीं मिला, क्या उसे खाना नहीं मिला था, ये नहीं होगा क्योंकि खाना उसे मिला था, लोटा भी नहीं मिला था, जिसे पानी वगैरह तो ये है, लेकिन उसकी माँ जो थी वह उसको नहीं मिला था। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आप लोग को कवर भी यहाँ पे क्या था राउंड में, वैसे मतलब इसको देखिए उसका माँ नहीं था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको बताया था आप लोग को। उसके बाद क्या, मदन के पिता गिरधर, ठीक है, मदन के पिता गिरधर को क्यों नौकरी से निकाल दिया गया था, काम में गलती के कारण नहीं, चोरी के कारण नहीं, मालिक ने कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ये वाला राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, फिर देखिए 56 नंबर में हमारे पास प्रश्न पूछा गया, अंधेरे में चलते समय मदन का पैर किससे टकरा गया था, क्या ईंट से टकराया था, नहीं, क्या दरवाजे से, नहीं, चारपाई से, नहीं, उसका किससे पैर टकरा गया था, तो लोटे से टकरा गया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 24 नंबर में प्रश्न दिया हुआ, यहाँ पे देखते हैं आप लोग 57 में। ठीक है, यहाँ पे 57 में क्या, लोटा गिरने पर कौन बाहर आया था, तो क्या गिरधर और उसकी अम्मा, ये दोनों आए थे। खोखा रॉन्ग हो जाएगा, ये सारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर 58 में क्या, मदन को देखकर गिरधर का गुस्सा क्यों ठंडा हो गया था। ठीक है, तो मदन को जब देखा तो उसका गिरधर का गुस्सा क्यों ठंडा हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का सी। वैसे आंसर वगैरह तो है, आप लोग डायरेक्टली भी आंसर देख सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को पढ़ के यहाँ पे सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते 59 नंबर में, गिरधर ने मदन को देखकर पहली बार क्या किया, उसे मारा, नहीं मारा था, उसे डांटा, नहीं, उसे गोद में उठा लिया था। ठीक है, उसे घर से निकाला, ये भी नहीं होगा, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 60 में, गिरधर ने बेटे की बहादुरी पर क्या कहा, तो उसे शाबाश बोला था, आप लोग को याद होगा, जस्ट मैंने आपको बताया आप लोग को, उसे शाबाशी दिया था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे शाबाश बेटा बोला था। तो ये हमारा कुछ पार्ट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे
इसका आंसर अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे सारा का आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ अब बोध और अभ्यास वाले क्वेश्चंस आ गए, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी इसका स्टोरी थे वो सारा कुछ पढ़ लिया वैसे, और इसका एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए, ठीक है। पाठ के शीर्षक की कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सैम साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे हैं, लिंग आधारित भेदभाव पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर खुद से देने का। वैसे मैं आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर सही से नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे करते भी आंसर, तो उसको डाउट होता है कि मेरा इस प्रकार का आंसर में 100% मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये जितने भी प्रश्न है, ठीक है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें कि सारा प्रश्न का आंसर अच्छे से मैं करके बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो चूंकि काफी लॉन्ग हो चुका है तो यहाँ पे टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा, कुछ टाइम बाद इसका आंसर आएगा। और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर इस बार से मैंने बताया ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स का हमारा जो प्रश्न उत्तर है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर का स्टोरी वगैरह निबंध वगैरह वो सारा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा लिया कई सारे चैप्टर्स का, ठीक है। आपने ये बहुत सारे चैप्टर्स नहीं देखा चैनल पर विजिट करके जरूर देखिए। एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे अभी मैंने तो पाठ के साथ ही आप लोग को एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिया, एक वीडियो में आप लोग को सिर्फ एमसीक्यू आएगा, फिर कुछ वीडियोस में आप लोग को चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का एमसीक्यू एक साथ आएगा। 1000 या फिर 1500 एमसीक्यू टोटल बनेंगे, तो मैं सारा का एमसीक्यू आप लोग को एक साथ दे दूंगा, जिससे कि आप लोग को एक साथ सारा एमसीक्यू आप लोग पढ़ सके एक ही वीडियो में। उसके साथ ही जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं उनके राइटर है, उनका जन्म तिथि, जैसे जन्म मृत्यु, उनके माता पिता का नेम वगैरह याद करने में भी काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, तो उस पर भी हमारा ऑलरेडी एक वीडियो वैसे चैनल पे अवेलेबल है। उसके साथ ही जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ट्रिक के थ्रू आप लोग वो सारा याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे ये सारा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो चला वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है आप लोग का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग को मैंने जिस बार से बताया कि ये प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए सबसे पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।